दर्शकों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है निवेश कार्यक्रम में आप सभी का। दर्शकों, वैसे तो जीवन की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बहुत ज़रूरी हैं, जो हर इंसान के लिए बेहद ज़रूरी हैं। रोटी, कपड़ा और मकान। तीसरे नंबर पर जो आती है मकान, जबकि कहना चाहिए वो पहले नंबर पर ही है, क्योंकि हर एक का एक सपना भी होता है कि उसकी अपनी एक छत हो, अपना खुद का मकान हो, अपने परिवार के साथ वो सुकून से जहाँ रह सके। और मकान का जहाँ तक सवाल है, तो आजकल जो आवास योजनाएं हैं हमारे सरकार की, प्रधानमंत्री आवास योजनाएं हैं, या बहुत सारी ऐसी स्कीम हैं कि जिनका फ़ायदा आप उठा सकते हैं और सबको अपना अपना घर का सपना पूरा करने का पूरा अवसर मिलता है। तो आज हम इसी विषय पर बात करते हैं निवेश कार्यक्रम में, रियल एस्टेट में निवेश। रियल एस्टेट क्या है, किस तरह से यहाँ निवेश की संभावनाएं हैं और ये आपके जीवन को कैसे एक सुकून भरा एक फील देती है, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री विपिन गोयल जी को। विपिन गोयल जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, विपिन गोयल चेयरमैन हैं क्रेडाई मध्य प्रदेश के। क्रेडाई एक संस्था है जिसके बारे में विस्तार से गोयल साहब आपको बताएंगे, किस तरह से आप इनके जो मार्गदर्शन में अपना एक सपना पूरा कर सकते हैं, एक सुरक्षित मकान और वैध कॉलोनी या वैध तरीके से आप उसमें अपना आवास कैसे बना सकते हैं। गोयल साहब से आप सीधे सवाल कर सकते हैं इस कार्यक्रम के ज़रिए। नोट कीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स 2660049 हमारे यहाँ का टेलीफोन नंबर है, और भोपाल के बाहर के दर्शक STD कोड 0755 लगाकर 2660049 नंबर डायल कर सकते हैं। आप चाहें तो टोल फ्री नंबर भी आपके लिए उपलब्ध रहेगा, आप फ़ोन कर सकते हैं 1800-233-0040। दोनों नंबर आपके उपलब्ध रहेंगे। जो भी सवाल करना चाहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी की कोई समस्याएं हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही हैं, आप खरीदना चाहते हैं, कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तैयार हो जाइए फ़ोन करने के लिए। गोयल साहब, जब तक हमारे कॉलर फ़ोन करते हैं, हम शुरुआत करते हैं कि रियल एस्टेट बहुत ज़रूरी है और आज से नहीं, सदियों से रहा है। हमारे बुज़ुर्ग का भी रहता था कि पहले तो आदमी का जो सामाजिक स्तर था वो ज़मीन जायदाद देखकर ही आंका जाता था। तो वर्तमान में रियल एस्टेट की क्या स्थिति आप देखते हैं? धन्यवाद साहब। पहले तो मैं क्रेडाई क्या है ये आपको थोड़ा सा विस्तार में बता दूं। क्रेडाई एक रियल एस्टेट में जितने भी डेवलपर हैं जो पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, उन सब की एक संस्था है और इसमें करीब करीब 11,000 सदस्य हैं और ये पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है और इसके हर राज्य में अध्यक्ष होता है, फिर सिटी चैप्टर्स होते हैं, और ऐसे करके ये संस्था कैसे बेहतरी के लिए सरकार से समन्वय करके पॉलिसी बनवा सके, सरकार को अपनी समस्याएं बता सके। और अभी तो रेरा आ गया है और बहुत फोरम आ गए हैं। पहले क्रेडाई में भी ये व्यवस्था करी गई थी कि कई बार कोई परचेज़र होता है, कई बार कोई कस्टमर होता है जिसको कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसकी प्रॉब्लम का निदान क्रेडाई के स्तर पे, अगर वो मेंबर है क्रेडाई का, तो अगर वहाँ पे आपने शिकायत की है तो कोशिश की जाती है कि वो निदान, उसको कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगाना पड़े, उसका निदान वहीं पे करने का प्रयास किया एक सेंटेंस में अगर कहा जाए तो खरीदार और विक्रेता के बीच का और शासन के बीच का एक ब्रिज है क्रेडाई। जी भरोसे का नाम है प्रॉपर्टी के। हमारी आप भरोसे के उस पर आपको याद है, हमारी टैगलाइन ही है, क्रेडाई है तो भरोसा है। बिल्कुल सही है जी। क्योंकि क्रेडाई से ये है कि सारी लीगलिटीज और वो आश्वस्त होकर प्रॉपर्टी ले सकता है। हम लोग मेंबर भी बनाते हैं तो बहुत स्क्रूटनी करके बनाते हैं। अच्छा, क्रेडाई में जो मेंबरशिप आप देते हैं वो उसका क्राइटेरिया क्या है सर? सर उसका 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं हम लोग। अच्छा, अगर वो जो भी डेवलपर है जी उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। अगर वो ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, उसने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, तो वो सब देख के उसके बारे में हम उसको मेंबरशिप देते हैं। अच्छा, तो अगर कोई वायर मान लीजिए अपना पूरा चेक करना चाह रहा है उस डेवलपर का रिकॉर्ड, तो क्या क्रेडाई का ऐसा कोई सर्टिफिकेशन उसके पास होता है? वो मेंबर रहता है। हम लोगों ने उसको मैंडेटरी किया है कि जब भी वो पेपर में ऐड देगा, अच्छा, ये अपने ब्रोशर छापेगा, तो उसमें उसको लिखना पड़ेगा मेंबर ऑफ क्रेडाई। बिल्कुल। और जब भी ये विज्ञापन हम लोग देखते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में, तो नीचे क्रेडाई का एक मोनो रहता है, क्रेडाई लिखा होता है। जी, वो सदस्य हैं क्रेडाई के, मतलब कि वो आप उन पे भरोसा करके आप उनसे प्रॉपर्टी लेने में आश्वस्त रूप से रह सकते हैं। जी, मतलब एक भरोसेमंद सदस्यों का पूरा एक ग्रुप है क्रेडाई। जी। और जब भी दर्शकों कोई प्रॉपर्टी का आप मन बनाते हैं या ख़रीदना चाह रहे हैं, तो क्रेडाई का मोनो ज़रूर देख के ले सकते हैं, क्योंकि
अक्सर देखा जाता है प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद में विवादों की स्थिति अनायास आ जाती है। वो देखिए अनायास आने की वजह क्या है कि प्रॉपर्टी बनती है 3 स्वरूपों में। जी। पहला स्वरूप होता है ज़मीन। ज़मीन मतलब बिल्कुल। या तो बड़ी ज़मीन या फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके प्लॉट। फिर उस पर निर्माण होता है, या तो निर्माण ड्यूप्लेक्स के फॉर्म में या मकान के रूप में होता है, हाँ या जी, फ्लैट्स के रूप में होता है, बिल्कुल, या दुकानों के रूप में होता है। यही उसके मोटा मोटा एक तरीका होता है। सबसे ज़्यादा विवाद की स्थिति बनती है ज़मीन के उसमें। बिल्कुल। और ज़मीन में भी जब वो छोटे छोटे प्लॉट कट के बनते हैं, तो एक आम नागरिक को, क्योंकि ये विषय थोड़ा जटिल रहता है, उसको जानकारी नहीं होती है कि वो जब वो प्रॉपर्टी खरीदे तो वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देखे। जी। और ज़्यादातर डील जो होती है, ज़्यादातर सेल परचेज जो होता है वो विश्वास में होता है कि ये मेरे चाचा का लड़का है, ये मेरे मामा का लड़का है, मैं उसको जानता हूँ, आप बेफिक्र होकर दे दो। वो नहीं होना चाहिए। हाँ, वो प्रोफेशनली डील नहीं होती है, वो मीठी मीठी बातों में करके वो डील होती है। तो वो उस विश्वास में जब डील हो जाती है तो उसको एक दिन पता चलता है कि ये अप्रूव्ड ही नहीं है। अच्छा। तो वो जब अप्रूवल नहीं होते हैं तो फिर उसके निर्माण में उसको दिक्कत, उसको लोन लेने में दिक्कत, फिर वहाँ पे विकास नहीं होता है, उसकी दिक्कत, नक्शा पास होना दिक्कत, फिर वो उसको चक्कर लगाने की दिक्कत, तो अल्टीमेटली उसका वो दोहन ही होता रहता है और वो परेशान हो जाता है। बिल्कुल। और एक सरदर्द मोल ले लेते हैं प्रॉपर्टी के बजाय वो उसमें। तो आज की तारीख में क्योंकि रेरा आ गया है जी, तो मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है और अनुरोध भी है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी रेरा में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ये ज़रूर देखें। अच्छा। पहले नंबर पे, अगर वो पहले नंबर पे मान लिए कई प्रोजेक्ट्स पुराने हैं जिनमें रेरा अप्रूवल नहीं है, तो आप ये देखिए कि वो नगर तथा ग्राम निवेश मतलब टाउन कंट्री प्लानिंग से उसका नक्शा पास है कि नहीं है, और फिर ये देखिए वो क्रेडाई का सदस्य है कि नहीं है। ये 3 चीज़ें मोटी मोटी अगर आप देख लेंगे तो 95% 90% आपको समस्याएं नहीं आएंगी। जी। अच्छा, पिछला जो दौर गुजरा है, एक साइकिल होती है जो मार्केट में कोई भी बिजनेस हो, वो चक्र चलता है, अप डाउन्स आते हैं। तो पिछले सालों से ये देखा जा रहा है कि प्रॉपर्टी में कुछ मंदी देखी गई, लेकिन ये खरीदारों के लिए एक स्वर्ण अवसर होता है। जी। कहते हैं कि जब मार्केट में मंदी हो तो खरीद लेना चाहिए। जी। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे, वर्तमान में जो एक सिनेरियो है रियल एस्टेट में, खरीदने का अनुकूल समय है या उसको होल्ड करके रखें या बेचें? देखिए अभी जो समय है, कोविड के बाद लोगों की धारणा जी संपत्ति या प्रॉपर्टी या मकान के प्रति बहुत बदल गई। हाँ। और कोविड के बाद लोगों ने रियलाइज़ किया कि अगर घर पे उनके सर पे छत है तो वो कितनी इम्पोर्टेंट है, और वो छत अगर उनकी खुद की है तो वो तो उसके लिए बहुत बड़ी एक मॉरल और एक शक्ति थी कि चलो मेरा घर तो है अपना। और कोविड ने ऐसे ऐसे लोगों को मंजर दिखाए हैं जो भगवान ना करे कभी भविष्य में ये ह्यूमैनिटी देखे। जीवन का बहुत बड़ा दर्शन, बहुत बड़ा ज्ञान कोविड ने दिखा दिया बिल्कुल पूरी दुनिया को। तो उससे लेकिन देखिए पब्लिक और जो जनता है वो बहुत होशियार होती है। हाँ। उसने कोविड से बहुत ही अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से एक सबक लिया। बिल्कुल। और वो सबक लेके आज लोग अपने जो कोविड से पहले मद्दी थी तो उस टाइम क्या था, लोग डिसीजन नहीं ले रहे थे कि प्रॉपर्टी और सस्ती होगी और सस्ती होगी, तो वो फेंस सिटर्स हम लोग उन्हें बोलते थे कि खरीदना चाहते हैं लेकिन कब खरीदें वो टाइमिंग नहीं कर पा रहे थे। तो कोविड के बाद वो फेंस सिटर्स जो थे वो सब एक्चुअली मकान खरीदने लगे हैं जी। और मकान खरीदने की वजह से थोड़ा सा रियल एस्टेट मार्केट में जो मद्दी एक थी वो ख़त्म हो गई है और अब ऊंचाई की तरफ रियल एस्टेट है। और रियल एस्टेट में वैसे भी करीब 10-12 साल का साइकिल रहता है कि 10-12 साल तेज़ी रहती है, फिर 4-5 साल मद्दी आती है, फिर वो तेज़ी होती है, और ये हर जगह होता है। समय परिवर्तनशील होता है, चलता रहता है। गोयल साहब, एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, उनका सवाल देख लेते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। जी नंद स्वरूप जी, स्वागत है। नमस्कार जी। कौन सा उचित महीना होता है और कौन सा आदमी की उम्र होनी चाहिए, अब कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, जानकार कितना होना चाहिए, किसी की मदद लेना चाहिए? जी, सवाल करने के लिए धन्यवाद। देखिए आपका नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं। नंद स्वरूप जी, जो आपका सवाल है कि आदमी कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, उम्र के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जितनी जल्दी खरीद ले
बिल्कुल। क्योंकि जब आप यंग होते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां कम होती हैं और संपत्ति की कीमत भी कम मिल जाती है, और जैसे आप 20 साल बाद खरीदेंगे तो 20 साल बाद समय के संपत्ति साथ का कीमत बढ़ती जाती है। मूल्य भी बढ़ जाएगा और आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी और आमदनी उस रूप में बढ़ती है, कई बार नहीं बढ़ती है। तो जितना यंग हो वो खरीद लेना चाहिए। दूसरा, पढ़े लिखा नहीं है अगर वो, उसको समझ में नहीं आता है, तो किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेके प्रॉपर्टी उसको खरीदनी चाहिए और प्रॉपर्टी खरीद लेना चाहिए। ये ज़िंदगी में एक उद्देश्य बना लीजिए, क्योंकि जो रिटर्न प्रॉपर्टी दे सकती है वो हिस्टोरिकली ये प्रूव है कि आज तक कोई और निवेश नहीं दे पाया है। तो प्रॉपर्टी खरीदना तो हर आदमी को जीवन में एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी तो खरीद लेनी चाहिए। ये भी आप भी एक अपना बना सकते हैं मूल। बिल्कुल। तो गोयल साहब, जिस तरह से प्रॉपर्टी का मार्केट अभी चल रहा है, और ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि प्रॉपर्टी एक इमरजेंसी के लिए एक हमारा एक निवेश भी होता है, फंड भी होता है। जब किसी भी प्रॉब्लम आती है तो उसको बेच के हम अपना लिक्विडिटी अपनी तैयार और एक ये ऐसा फंड है जो चोरी नहीं कर सकता, कोई चोरी नहीं कर सकता। ये हमेशा आपके पास है, इसको कोई उठा के नहीं ले आ सकता। बिल्कुल। और यह है कि इसमें अगर मान लीजिए आपने कोई घर बनाया है, उसको किराए से भी एक अपनी आमदनी का जरिया बना सकते हैं, समय आने पर उसको बेच के अपना धन तैयार कर सकते हैं। अभी जो मार्केट चल रहा है, तो क्या आप दर्शकों को ये सलाह देना चाहेंगे कि ऐसे में उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए? देखिए, हमारे हर आदमी के घर में कुछ लोगों की बात सुनते हैं और अपने पिता की बात तो बहुत सुनते हैं जी। तो मैं अपने पिताजी की बहुत बात मानता था। हाँ। तो वो मुझसे हमेशा बोलते थे कि जेब में पैसा हो, प्रॉपर्टी पसंद हो तो ले लेनी चाहिए, कभी भी महंगी नहीं होती। तो मैं उनसे बोलता था कि आपकी पहली बात तो समझ में आई कि जेब में पैसा हो, प्रॉपर्टी पसंद हो तो ले लेनी चाहिए, ये तो सही है, महंगी नहीं होती ये कैसे बोलते हो आप? तो बोलते थे बेटा देखो, जब तुम लोगे और उसको लेके रख ली तुमने, अब जब तुम जिस दिन भी बेचोगे तो जिस रेट में लिए उससे तो ज़्यादा में ही बेचोगे। तो मैंने कहा हाँ। तो बोले फिर महंगी कैसे हुई? तो इसलिए प्रॉपर्टी ले लेना चाहिए, बस प्रॉपर्टी लेते समय इतना ख्याल रखिए कि वो किसी भी विवाद में नहीं होनी चाहिए, क्लीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसका टाइटल क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप कोई भी टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी लेंगे तो आपको निवेश का बहुत उचित रिटर्न मिलेगा, जो किसी भी और निवेश से नहीं मिल सकता। लेकिन प्रॉपर्टी का निवेश कोई 1-6 महीने का नहीं होता है, प्रॉपर्टी का निवेश कम से कम 4-5 साल के बाद ही उसका लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म रखिए। बिल्कुल जी। अभी आपने प्रॉपर्टी खरीदने की बात कही, मान लीजिए कोई अनाड़ी या अनजान व्यक्ति है जिसको कुछ नहीं मालूम इस तरह की प्रॉपर्टी में क्या भी मार्केट में किस तरह अप डाउन चलते हैं, वो मान लीजिए खरीदना क्या चाह रहा है, तो शुरुआत वो कैसे करे? मान लीजिए उसने प्रॉपर्टी देख ली, अब बात आती है लीगलिटी की, तो वो क्या क्या पेपर्स होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि जिन्हें देखकर उसको पहले खुद को आश्वस्त कर लेना चाहिए? देखिए, जैसे आपने बोला कि वो अनाड़ी है, तो अनाड़ी को तो कोई कागज़ दिखा दो तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो उसको सिर्फ एक ही काम करना चाहिए, जैसे अपने को मर्ज हो जाता है तो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो कागज़ लेके किसी वकील के पास जाए। हाँ। जो प्रॉपर्टी का काम समझता हो, और उस वकील को वो कागज़ दिखा के उसकी सर्च करवा ले। सर्च रिपोर्ट बनती है, तो उसमें वकील सर्टिफाई कर देता है इस प्रॉपर्टी में कोई विवाद या जो भी उसकी इश्यूज हैं तो है कि नहीं है। हाँ। तो उससे उसको काफ़ी मदद मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप जैसे जो विशेषज्ञ हैं वो ये सलाह भी देते हैं कि भले ही आपके पास पैसा है, भरपूर पैसा हो, फिर भी बैंक से कुछ लोन लेना चाहिए। हाँ, ये ताकि वो सारी सर्च रिपोर्ट बैंक के जरिए भी एक उसको आपको आश्वासन मिल जाएगा कि हाँ ये आपकी लीगल बिल्कुल है। बैंक के थ्रू अगर आप लोन ले लेंगे तो उसमें आपको बहुत हद तक ये क्लियर हो जाएगा कि प्रॉपर्टी में कोई लिटिगेशन या विवाद नहीं है जी, और प्रॉपर्टी की सर्च रिपोर्ट बैंक कराता ही है। बिल्कुल। तो उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी नीट एंड क्लीन है और आपको लिए निवेश एक अच्छा, एक सुरक्षित निवेश रहेगा। अच्छा, आने वाला समय अभी के करंट सिनेरियो को देखते हुए आप कैसा देख रहे हैं प्रॉपर्टी के संबंध में? देखिए, इसमें दो तरह के व्यूज़ हैं। पहला व्यू मैं आपको बताता हूँ, इंडिया वर्ल्ड की टॉप 5 इकनॉमीज़ में है। बिल्कुल। और वर्ल्ड की जो टॉप 5 इकनॉमीज़ हैं उसमें यूएस, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब हैं, जापान। ये सब देशों में अर्बनाइजेशन या हाउसिंग ख़त्म हो चुकी है। मतलब इन देशों में कोई हाउसिंग को लेके बड़ा बूम नहीं है। अच्छा।
हिंदुस्तान अकेली ऐसी इकनॉमी है वर्ल्ड में जहाँ पे हाउसिंग नहीं हुई, मतलब हाउसिंग नहीं हुई मतलब जो वहाँ के नागरिक हैं उनको पूरा हाउसिंग नहीं मिला है। जी। इसलिए जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो दिसंबर 2014 में उन्होंने सबसे पहला जो अनाउंसमेंट किया था वो हाउसिंग फॉर ऑल किया था, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हिंदुस्तान में हाउसिंग आज तक पूर्ण नहीं हुई है। आबादी हमारे यहाँ ज़्यादा है। हाँ, तो दूसरा, वर्ल्ड में अर्बनाइजेशन मतलब शहरों में रहने वाले लोग जी। करीब करीब ऑन एन एवरेज ये 5 देशों में इंडिया में सबसे कम है। इंडिया में करीब 32% अर्बनाइज्ड है, बाकी वर्ल्ड 70, 60, 50% अर्बनाइज्ड है। तो अगर हमारे को वर्ल्ड की टॉप 3 इकनॉमी में आना है तो हमें अर्बनाइज होना पड़ेगा। जब हम अर्बनाइज होंगे तो आप ये मान लीजिए कि 20% आबादी शहरों में आएगी। 20% शहरों में आबादी आने का मतलब ये होता है कि करीब करीब 20 करोड़ आदमी शहरों में आएगा। जब 20 करोड़ शहर में लोग आएंगे तो या तो नए शहर बनेंगे या ये शहरों का विस्तार होगा, और जब शहरों का विस्तार होगा या नए शहर बनेंगे तो प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ना लाजमी है, और जब वो कीमतें बढ़ेंगी तो आपके निवेश पे आपको उचित रिटर्न मिलेगा। तो इसलिए प्रॉपर्टी लेने का ये अगले 5 से 7 साल बहुत अच्छा वक्त है, अनुकूल समय है जी। क्योंकि देश का विकास तो निरंतर होता जा रहा है और देश के विकास के साथ शहरों का, गांव का भी सबका विकास हो रहा है। इसलिए अभी ये समय है कि आने वाले 5-7 साल की प्लानिंग को देखते हुए आप प्रॉपर्टी ज़रूर अपने पास लेकर रखें। बिल्कुल। अब बात आती है, प्रॉपर्टी भी कई तरह की हो सकती है, जी। रेजिडेंशियल भी होती है, कॉमर्शियल भी होती है। जी। तो इसमें से क्या बेटर आप समझते हैं? देखिए, ये तो डिपेंड करता है। जैसे अगर आप नौकरी कर रहे हैं जी तो आवास, और अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आप दुकान खोलना चाहते हैं तो कमर्शियल। क्योंकि एक कहावत है कि पहले दुकान फिर मकान। हाँ। तो अगर आपके पास कोई रोज़गार नहीं है जो निरंतर आपको आमदनी दे रहा है या आपको निरंतर कोई आय का स्रोत है और आप कोई शॉप खोलना चाहते हैं तो फिर घर को सेकेंडरी रखिए, पहले शॉप खोलिए या कोई भी उसमें व्यवसाय करिए, फिर उससे जो आमदनी होगी फिर आप घर पहले अपना इनकम का जरिया हाँ, मजबूत जी, करें जी। उसके बाद में फिर प्रॉपर्टी की तरफ पहले इनकम होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम निरंतर है और बंधी हुई है या आय आपकी फिक्स है या आपको लग रहा है कि ये मेरी आय का स्रोत है बनेगा तो फिर आप एक अपने लिए खुद के लिए आवास ज़रूर खरीदें। बिल्कुल। या आप आर्थिक रूप से अगर इतने संपन्न हैं तो आप कॉमर्शियल में जा सकते हैं। हाँ, अगर आर्थिक रूप से संपन्न है तो फिर तो आपके लिए आसमान है, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। आप प्रॉपर्टी छोटी बड़ी ऐसी तो प्रॉपर्टी भी आजकल बाज़ार में मिल जाती हैं कि जिस पे किराएदार ऑलरेडी है, बड़ी बड़ी कंपनीज किराएदार हैं, तो आप उन्हीं से ले लीजिए। कई कॉर्पोरेट उसको हायर भी कर लेते हैं जो अपने ऑलरेडी हायर्ड होती हैं। ऑलरेडी हायर्ड होती है। जैसे किसी का बहुत बड़ा शोरूम खुला हुआ है, उसको किराया दे रही है, वो उसको प्रॉपर्टी अच्छा, खरीद ले तो आजकल किराया आप आपको तो मिल जाएगा। क्रेडाई में है तो आजकल बिल्डर भी इस तरह के कंडीशन देते हैं वो कि जब कि हम इतने समय में आपको कंप्लीट करके देंगे, अगर डिले हुए तो उसको आपको उतना किराया भी दिया जाएगा। नहीं, ये तो प्रावधान आ गया रेरा में, रेरा से है कि अगर आपने जो फिक्स डेट आपने दी है उससे कोई डिले होता है, फोर्स मेजर छोड़ के, मतलब फोर्स मेजर मतलब जैसे कोविड आ गया, हाँ, वो उनको छोड़ के, वो एक अलग बात इनको छोड़ होती के है। अगर आप कोई डिले होती है तो उसमें 10% इंटरेस्ट रेरा की तरफ से प्रावधानित हो गया। अच्छा अच्छा। और जिस तरह से आज गांव शहर की तरफ आ रहा है या गांव का भी विकास होता जा रहा है, तो गांव में भी बहुत सारी प्रॉपर्टी, हालांकि वो एग्रीकल्चरल लैंड हो सकती है, कई बार वहाँ भी कुछ बिल्डर पहुँच के कॉलोनी बनाने लगते हैं जो हाईवे के आसपास रहता है एरिया। तो वहाँ क्या डाइवर्शन वगैरह की क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए? मान लीजिए किसान है, वो किसी बड़े बिल्डर को बेचने के बजाय खुद ही अगर वो प्रोजेक्ट शुरू करना चाहें, देखिए उसके लिए उसको किसी से एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। कोई भी किसान अगर, जैसे मैं खुद किसानी करने चाहूँगा हाँ। तो मेरे को पता ही नहीं है कि पहले बीज कैसे, मतलब खेत कैसे होगा। जैसे मेरे को खेती नहीं आती है, किसान को बिल्डरशिप नहीं आएगी, तो वो किसी एक्सपर्ट से ले जानकारी, तभी वो एक ढंग से काम कर पाएगा, अन्यथा वो उसको कहीं ना कहीं धोखा हो जाएगा। तो इसलिए वो पूरा जानकारी, पूरी प्रोसेस किसी एक्सपर्ट से पूछ के, किसी वकील से पूछ के, किसी क्रेडाई के हमारे जैसे कोई परिचित सदस्य हों या फ़ोन करके हमसे पूछ सकता है। तो हम लोग तो वैसे भी ओपन है कि अगर कोई हमसे जानकारी लेना चाहे और हमसे कोई पूछना चाहे कि, तो हम उसको गाइड करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। आम जो उपभोक्ता हैं, जो बायर्स हैं, वो कभी उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या वो डायरेक्ट क्रेडाई से संपर्क कर सकते हैं? हाँ, अगर वो क्रेडाई मेंबर से उसने प्रॉपर्टी ली है तो बिल्कुल कर सकते हैं जी। तो उसके लिए कोई क्रेडाई का टोल फ्री या टोल फ्री तो नहीं है, एक नंबर है, अच्छा, ऑफिस का नंबर है,
क्रेडाई की वेबसाइट है, क्रेडाई की MP वेबसाइट पे जाके वो नंबर वहाँ से जी जी। क्रेडाई किस तरह से फिर उनको मदद करती है उसमें? क्रेडाई देखिए म्यूचुअल समझदारी या समझ दे के ही बात करती है। वो जो डेवलपर है उससे बात करती है, भाई इसकी समस्या है। आमतौर पे समस्याएं बहुत छोटी होती हैं, जी। जिनका समस्या छोटी होती है, ईगो बहुत बड़े हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि कम्युनिकेशन गैप हो जाता है दो पार्टियों के बीच में, तो वो आपस में बात नहीं करते हैं। मतलब तो वो कि मैं बड़ा और किसी भी विवाद की स्थिति में या समस्या की स्थिति में क्रेडाई से कर सकते हैं। अच्छा, इस समय एक बहुत लोकप्रिय योजना है, प्रधानमंत्री जी का सपना भी है हमारे देश के प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री आवास योजना। जी। इससे किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं? सब्सिडी वाला जो मैटर देखिए आता है उसमें। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में जो सब्सिडी है वो तो अभी डिसकंटिन्यू हो गई है। अच्छा। लेकिन जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए जा रहे हैं वो चल रहे हैं। उसके लिए पात्र होने के लिए कुछ उनके क्राइटेरिया हैं, सरकार द्वारा वो निर्माण कराया जा रहा है। नगर निगम जैसे भोपाल में करवा रही है, BDA को भी कुछ मकान मिले हैं। तो वहाँ पे जो भी पात्र लोग हैं उनकी पात्रता की लिस्ट है। उन्होंने एक चेकलिस्ट दी हुई है कि आपकी आमदनी 6 लाख से कम होनी चाहिए साल में। उनका क्राइटेरिया स्लैब बना रखे हैं उन्होंने। आपके पास कोई मकान नहीं होना चाहिए। ऐसी कई 4-5 चीज़ें हैं। अगर आप उसमें आते हैं तो आप अप्लाई करिए, तो आपको मकान मिल जाता है। विपिन गोयल जी, बस कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है। जो निवेश करने का मन बना रहे हैं तो उनको आप किस तरह से प्रोत्साहित करना चाहेंगे? बड़े संक्षेप में बताइए कि वो कैसे सर्च करके अपना मनपसंद जगह प्रॉपर्टी ले लें। देखिए इसके लिए 3 स्टेप करिए। पहले आप अपना बजट फिक्स करिए, किस बजट में आपको प्रॉपर्टी लेनी है। बिल्कुल। फिर किस लोकेशन में लेनी है। फिर जब ये बजट और लोकेशन फिक्स हो जाए तो जहाँ पे आपको उस लोकेशन में जितनी अवेलेबल प्रॉपर्टी हैं उनके बारे में पता करिए। और पता करने के बाद जैसे मैंने बताया था, वो उस प्रोजेक्ट को देखिए वो रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं है, रेरा और क्रेडाई वो देखें, और TNCP से अप्रूव्ड है कि नहीं। ये 3-4 चीज़ें देख के फिर आप उसमें निवेश कर सकते हैं। हमारी शासन की और स्थानीय शासन की, नगर निगम नगर पालिका की जो उनके नियमों का पालन करते हुए वो कर सकते हैं। तो विपिन गोयल साहब, अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। आप हमारे स्टूडियो में पधारे और हमें उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ उन्हें आपकी बातों से लाभ मिलेगा और वो प्रोत्साहित हुए होंगे। रियल एस्टेट ऐसी आगे बढ़ती रहेगी, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम से जुड़े रहे। अगली बार नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।